यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज 26 अक्टूबर का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन हमारे लिए बनता है अंग्रेजी मास के हिसाब से। और महत्वपूर्ण दिन इसलिए बनता है क्योंकि 26 अक्टूबर सन 1947 को एक बहुत ही बड़ा कार्य हुआ जिसमें केंद्र की उस समय की सरकार की चूकियों की खामियों की वजह से बड़ी समस्याएं आई, लेकिन 2019 के 5 अगस्त को वो खामी पूरी कर ली गई और ये जो कमियां रह गई थी उन कमियों को दूर किया गया। जो 26 अक्टूबर 1947 को पूर्ण हुआ था उसको 1950 में बिगाड़ा गया। 1950 में जो बिगाड़ा गया उसको अभी 5 अगस्त 2019 को सही किया गया। इस दिवस को पाकिस्तान ब्लैक डे के रूप में मनाता है, हिंदुस्तान विलय दिवस के रूप में मनाता है। और अभी अभी जो आज सेना कमांडर ने लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने जो स्टेटमेंट दिया जम्मू कश्मीर में, वो स्टेटमेंट उन्होंने कहा कि पाकिस्तान प्रायोजित डिस्टर्बेंस इन कश्मीर इज अ थिंग ऑफ पास्ट। पाकिस्तान जो खेल अभी एक साल पहले तक खेल लेता था और जम्मू कश्मीर के इस्लामिक टेररिस्ट जो खेल खेल लेते थे वो अब भूतकाल की बात हो गई है। अब जितने रिक्रूटर्स, पहले तो जो रिक्रूटमेंट होते थे उनसे 60% की कमी आई है। मैं बता दूं कि इस कमी का एक कारण यह भी हो सकता है कि भारत सरकार ने जो एयर स्ट्राइक और जो सर्जिकल स्ट्राइक जम्मू कश्मीर के उस हिस्से में जो पाकिस्तान ने इलीगली कब्जा करके रखा है उस हिस्से में किए, और जो पाकिस्तान को जवाब दिया भारत सरकार ने जिस प्रकार से भी, वो उसके बाद उनके हाथ पैर फूल गए और जो वो जम्मू कश्मीर के उस हिस्से में जो पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है उसमें जो उनके रिक्रूटमेंट कैंप थे वो अचानक उनको बंद करने पड़े। उसके अलावा भारत सरकार का प्रयास एफएटीएफ में जिस प्रकार से रंग लेकर आ रहा है और पाकिस्तान अब रुपए रुपए के लिए तरस रहा है। सिर्फ एक माई बाप उसके पास चीन बचा है जिसके जो उनको खरीद रहा है लगातार, लेकिन संसार का कोई और कंट्री उनको 2 रुपए देने को तैयार नहीं। इवन द सऊदी अरेबिया भी देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो खेती की है टेररिज्म की, उसके अलावा उन्होंने कुछ संसार में किया नहीं। और टेररिज्म की खेती अब उसकी डिमांड खत्म होती जा रही है क्योंकि वर्ल्ड बदल रहा है। ऐसी परिस्थिति में रिक्रूटमेंट थोड़ा कम हो गया। जो पुराने रिक्रूटर्स या रिक्रूटमेंट थे वो पाकिस्तान को ही खाए पड़े, लेकिन फिर भी वो रिक्रूटमेंट लगातार करते आए हैं और जम्मू कश्मीर में उसके बाद भी कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस करते ही रहते हैं। बीएस राजू जी ने कहा कि अब 62 जो भी रिक्रूटमेंट होते हैं और उनकी घोषणा हमको पता लगती है 62 पॉइंट समथिंग 63 अबाउट % हम उसी 6 महीने के अंदर गिरा देते हैं उनको। हमें पता लग जाए कि ये टेररिस्ट बन गया है या टेररिस्ट है, पाकिस्तान से आया, हम 6 महीने के अंदर गिरा देते हैं उसको। और अब नॉर्थ कश्मीर में उनका कहना है कि बहुत माइन्यूट टेररिज्म रह गया है, जो भी है वो सदर्न कश्मीर में है। सदर्न कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित टेररिस्ट हमने मारे हैं। ऐसी संख्या उन्होंने 117 की बताई, जिसमें बताए हैं कि 96 के लगभग पाकिस्तान से हैं। और जो उन्होंने अपना डेटा दिया, मैं उस डेटा पर नहीं जाना चाहता, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से जो लोग आए उनको हमने खत्म किया और जो लोग यहां से जो रिक्रूटमेंट पाकिस्तानी एजेंसियों ने किए उनको भी हमने खत्म किया। मैं बता दूं आज के दिवस का हमको इंतजार रहता है क्योंकि आज अधिमिलन दिवस कहा जाता है। अधिमिलन इसलिए कि 26 अक्टूबर सन 1947 को जम्मू कश्मीर के महाराजा ने हिंदुस्तान की, जैसे बाकी 550 रियासतों ने हिंदुस्तान के साथ अधिमिलन किया था, उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर के राजा ने उसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किए जिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर बाकी 550 से ऊपर रियासतों ने सिग्नेचर किए। इसके बाद जम्मू कश्मीर के महाराजा के रिजेंट जो अभी भी जीवित हैं, करण सिंह जी, उन्होंने 25 नवंबर सन 1949 को भारत में राष्ट्रीय पार्लियामेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था वो सभी रियासतों ने जिस प्रकार से उसको अडॉप्ट किया था और अपने यहां लागू करवाया था, वैसे ही जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के बेटे कर्ण सिंह जो उस समय प्रभारी थे, उन्होंने भी उसको जम्मू कश्मीर राज्य में उसको लागू करवाया था और कहा था कि नाउ जम्मू कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया and this constitution will be enforcement in the state of Jammu and Kashmir, and in case of any conflict between state of Jammu and Kashmir and
laws of Jammu and Kashmir and the national laws, then the national law will supersede over the state laws. ये जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा की उस समय का डिक्लेरेशन था। मैं तारीख की बात कर रहा हूं 25 नवंबर सन 1949 को, और 26 नवंबर को भारतीय पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने वाले प्रिंसली स्टेट्स थे, इसलिए 25 नवंबर को प्रिंसली स्टेट ने उसको अडॉप्ट किया और 26 नवंबर को केंद्रीय पार्लियामेंट ने उसको अडॉप्ट किया। इसका मतलब ये हो गया कि जम्मू एंड कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशन पहले लागू किया, उसने पहले स्वीकार किया, और उसके बाद पार्लियामेंट ने उस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। अब भ्रम फैलाने का काम किया हमारे यहाँ के तथाकथित जो अर्बन नक्सल्स हैं, बहुत सारी स्टोरियां लिखी देश में डिस्टर्ब करने के लिए। उन्होंने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर के राजा ने तो बेचारे ने मजबूरी में एक्सेशन कर दिया था। उस बेचारे राजा को जम्मू एंड कश्मीर में उनके सपोर्ट से, कम्युनिस्टों के, अर्बन नक्सल्स के सपोर्ट से देशद्रोह की यातना देशद्रोह का चार्ज झेल रहे, या देशद्रोह के इल्जाम में जेल में बंद शेख अब्दुल्ला, जिनको प्रधानमंत्री बनाया गया, उसने पूरी शक्ति लगाई कि उस राजा को वहां से बाहर निकाल दिया जाए, और नेहरू जी ने उसका सपोर्ट करते हुए उनको दिल्ली बुला लिया। आप सोच सकते हैं कि जिस महाराजा के लिए मजबूरी में किया गया था, उस महाराजा को उसमें नेहरू जी के द्वारा अपॉइंटेड शेख अब्दुल्ला ने उनको अपने ही प्रदेश से बाहर निकाल दिया। पाकिस्तान भी ऐसे एलिगेशन लगाता है मजबूरी में। लोग कहते हैं कि वो स्वतंत्र रहना चाहता था, और स्वतंत्र इस लेवल पर रहना चाहता था कि वो अपना एक स्वतंत्र देश बनाना चाहता था। माउंटबेटन प्लान को उठाकर देखेंगे, मैंने पूरा पढ़ने की कोशिश की है, कहीं से भी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है कि जिससे ये कहा जा सके कि कोई भी प्रांत स्वतंत्र रह सकता था। अगर कोई भी प्रांत स्वतंत्र रह सकता होता तो भारत में बहुत सारे प्रांत हैदराबाद जैसे स्वतंत्र रह रहे होते। किसी को भी उस समय स्वतंत्र रहने का अधिकार नहीं था। पाकिस्तान या हिंदुस्तान में से किसी एक के साथ अधिमिलन करना अनिवार्य था। आप अगर चाहें तो उसके लिए 25 अप्रैल सन 1947 की माउंटबेटन की प्रिंसली स्टेट्स को लेकर स्पीच सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। माउंटबेटन ने ऑफर दिया था, सभी राज्यों को एक्सेप्ट करना था, या तो वो पाकिस्तान जाए या हिंदुस्तान जाए। जम्मू एंड कश्मीर के राजा की पूरा रास्ता पाकिस्तान के थ्रू था, क्योंकि पंजाब का वो हिस्सा लाहौर से लगता था। यानी कि जम्मू श्रीनगर का रास्ता लाहौर से होकर जाता था, लाहौर से अमृतसर और फिर मेनलैंड पे आता था। चूंकि लाहौर पाकिस्तान चला गया, इसलिए जम्मू एंड कश्मीर के राजा ने थोड़ा समय मांगा। हालांकि उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन सबके साथ साइन करके भेज दिया था, जिसमें आप अगर ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन देखेंगे जो हमने आर्काइव से निकाला था उस समय जब हम जम्मू कश्मीर का 370 पर काम कर रहे थे, तो आंदोलन कर रहे थे, उस समय हमने देखा कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में हाथ से अगस्त काटा गया और 26 अक्टूबर लिखा गया था। यानी कि राजा ने तो अगस्त 1947 में ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन दिल्ली भेज दिया था अपने प्रधानमंत्री के साथ। दिल्ली ने उनको समय नहीं दिया, क्योंकि सभी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को एक्सेप्ट करने के लिए स्टेट मिनिस्ट्री थी, यानी कि सरदार पटेल। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर राज्य के अधिमिलन का कार्य नेहरू जी ने अपने हाथ में ले रखा था, क्योंकि वो उनका गृह स्टेट था। भारत का पहला प्रधानमंत्री एक कश्मीरी पंडित था। जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू कश्मीर के राजा को समय नहीं दिया, यानी कि उनके प्रधानमंत्री को समय नहीं दिया, और नतीजा निकला वो मामला टलता गया। जम्मू कश्मीर के राजा ने भी उस समय बहुत कोशिश इसलिए नहीं की क्योंकि वो कश्मीर से इस हिस्से में लगने के लिए बाया जम्मू एक रास्ता बनवा रहे थे, और रिकॉर्ड टाइम के अंदर वो रास्ता बना था। हालांकि 26 अक्टूबर तक वो कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन आने जाने लायक सिचुएशन बन गई थी। अब जब महाराजा ने यहां एक्सेशन के लिए भेज दिया, आप दिल्ली ने कमी की, तो आप मुझे बता दीजिए कि इसका इंतजार क्यों कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर के महाराजा स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान ने हमला कर दिया तो उसने भारत सरकार से मदद मांगी, और भारत सरकार ने कंडीशन रख ली कि अधिमिलन कर लो तो हम तुम्हारी मदद कर देंगे। आप सोच सकते हैं कि इसको दूसरे एंगल से देखिए कि भारत सरकार के पास, केंद्र की सरकार के पास जम्मू कश्मीर के महाराजा का प्रधानमंत्री चिट्ठी लेकर आया, अधिमिलन पत्र लेकर आया, प्रधानमंत्री ने उनको समय नहीं दिया। पाकिस्तान को यह बात समझ आ गई कि देखिए हिंदुस्तान रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, माउंटबेटन और नेहरू मिले हुए हैं जो जम्मू कश्मीर को डिले करवा रहे हैं, इसलिए हम अगर हमला करके उसको कब्जा कर लेते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। जम्मू कश्मीर का राजा अब अलग थलग पड़ चुका है।
इसीलिए उन्होंने उस समय हमला किया, और हमला करने वाला जो नेतृत्व कर रहा था वो मेजर ब्राउन था। मेजर ब्राउन इंग्लिश कंपनी का एम्प्लॉय था और वो गिलगिट एजेंसी में उस समय तैनात था। उसके नेतृत्व में हमला हुआ, यानी कि माउंटबेटन, नेहरू और पाकिस्तान मिले हुए थे, महाराजा अकेले पड़ चुके थे। फिर भी महाराजा के लिए सैल्यूट करना चाहिए कि उन्होंने वहां से रास्ता बनवाया, और रास्ता बनवाकर उन्होंने अधिमिलन पत्र, बाद में जब पटेल बीच में इंटरवेंशन हुआ, और उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक पूज्य गुरु जी के और कानपुर के संघ चालक, कानपुर प्रांत के संघ चालक, जिनका वहां दीवानी साहिबा के यहां बड़ा अच्छा संबंध था। क्यों? क्योंकि उनके जो ससुर थे वो दीवान थे, जम्मू कश्मीर के पुराने दीवान साहब के खत्म होने के बाद दीवानी साहिबा का उतना ही सम्मान जम्मू कश्मीर के राजा के पास के यहां था जितना कि बाकी किसी दीवान के पास होता है। तो दीवानी साहिबा के साथ मिलकर पूज्य गुरुजी कानपुर के प्रांत संघ चालक राजा से मिले, तब पटेल को एक्टिव किया गया और पटेल ने हेलीकॉप्टर प्रोवाइड किया इन लोगों को, और वहां जाकर अधिमिलन का कार्य पूरा हुआ। नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई, मेहरचंद महाजन को नया प्रधानमंत्री राजा ने बनाया, और मेहरचंद महाजन दिल्ली आए और तब अधिमिलन की प्रक्रिया पूरी हुई। इस बात को ऐसे कहा जाता है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसे कहते हैं, उल्टा कि जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया इसलिए मजबूरी में महाराजा इधर आ गए। नहीं, ऐसा नहीं था। महाराजा ने एक्सेशन यहां पर साइन किया, दिल्ली रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान और मेजर ब्राउन मिला हुआ था, जिन्होंने मिलकर जम्मू कश्मीर को हड़पने का प्रयास किया। लेकिन उस समय राष्ट्रवादी शक्तियां चूंकि एक्टिव हो गई थी, इसलिए राष्ट्रवादी शक्तियों के प्रभाव में, राष्ट्रवादी शक्तियों के एक्टिवेशन में जम्मू कश्मीर का अधिमिलन हुआ, ना कि किसी मजबूरी पर। अगर मजबूरी बस हुआ होता तो जम्मू कश्मीर के महाराजा ने बहुत सारी चिट्ठियां उस समय लिखी जवाहरलाल नेहरू को और कहा कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया, मुझे मेरे प्रांत का पूरा हिसाब मालूम है, आप मुझे कमांडर इन चीफ बना दीजिए, मुझे सेना का नेतृत्व दे दीजिए, जो हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है हम उसको वापस ले आएंगे। नेहरू के बायलैटरल कम्युनिकेशन में नेहरू उनको लिखते हैं कि नहीं, तुम अधिमिलन कर चुके हो, इसलिए तुम्हारा कोई अधिकार नहीं बनता, अब इस मामले को भारत सरकार टैकल करेगी और भारत सरकार अपने स्तर पर उसको कर लेगी। जिस समय युद्ध चल रहा था उस समय कुछ हमें कम्युनिकेशन मिले, कैबिनेट की बैठक हुआ करती थी, उसमें कुछ कम्युनिकेशन मिले। उन कम्युनिकेशंस में नेहरू ने पटेल को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सिख और हिंदू सैनिकों को न लगाया जाए, यह नेहरू ने कहा, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को वहां न भेजा जाए क्योंकि वो डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। यह बात है 31 अक्टूबर की, 31 अक्टूबर सन 1947 को, जिस समय युद्ध चल रहा है। 1 तारीख को, अगले ही 1 तारीख को सरदार पटेल ने चिट्ठी लिखकर कहा कि देखिए, सैनिक होता है, वो हिंदू, मुसलमान या सिख नहीं होता, और रही बात रोकने की तो हम सेना को आदेश दे चुके हैं, सेना रास्ते में पहुंच चुकी है, जम्मू कश्मीर में वो पहुंचने वाली है, इसलिए अब उनको रोका नहीं जा सकता। रही बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों की, तो वो वहां पर जो मुसलमानों के द्वारा कत्लेआम चल रहा है, मुसलमानों के द्वारा वहां जो हिंदू के ऊपर हमला चल रहा है, उन हिंदुओं को या वहां राज्य के लोगों को भोजन, पानी और रसद सप्लाई करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग वहां गए हैं, इसलिए उनको भी रोकना उचित नहीं होगा, नहीं तो वहां हिंदू जाति माइनॉरिटी में आ जाएगी और उसके लिए समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। मैं आपको बता दूं कि आज 26 अक्टूबर के दिन ही महाराजा ने अधिमिलन किया था, इसलिए हमारे लिए यह विशेष महत्व का दिन बनता है। और आज जिस प्रकार से बीएस राजू ने, जो वहां के कमांडर हैं, उन्होंने जिस प्रकार से स्टेटमेंट दिया है कि अब वो चीजें पास्ट की रह गई हैं, अब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद रिक्रूटमेंट नहीं कर पाते, रिक्रूटमेंट अगर करते हैं तो 6 महीने के अंदर इलिमिनेट कर दिया जाता है, और पाकिस्तान से जो आता है इन्फिल्ट्रेशन नहीं करने देते, पाकिस्तान के कब्जे में जम्मू कश्मीर पर भी हम हमला करके वहां समाप्त कर देते हैं। यहां के टेररिस्ट तो छोड़ दीजिए, हम वहां एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके भी वहां पनप रहे केंद्रों को समाप्त कर देते हैं। आप सभी को इस बात की शुभकामनाएं, और मुझे लगता है ये जो विषय है, चूंकि मैं जम्मू कश्मीर पर काम करता हूं, इसलिए जम्मू कश्मीर विषय के एक्सपर्ट के रूप में सारे देश में मुझे बुलाया जाता है। आपको चाहिए कि ये जो विषय है ये पूरे देश में फैलाएं कि हकीकत क्या थी। धन्यवाद। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।